हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 4 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एक्शन एंड अथॉरिटी। ये आर्टिकल गवर्नर से रिलेटेड है और इसमें एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आईआईटीज आर ओवर कमिटेड एंड इन क्राइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या क्या इश्यूज़ हैं आईआईटी के साथ उसके बारे में बात करेंगे। हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको मेंस में, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। प्लस आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी जो है आप इसको मेंशन कर सकते हो एज अ सॉफ्ट पावर, क्योंकि आईआईटीज़ जो है आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि बाहर ओवरसीज़ में ब्रांच खोली जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जनरली हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से एयर पॉल्यूशन होता है। अब हम ये समझेंगे कि एयर पॉल्यूशन से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही है। ठीक, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 आर्टिकल हैं, डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एक्शन एंड अथॉरिटी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 पॉलिटी मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो गवर्नर रोल के ऊपर आया है और गवर्नर रोल के ऊपर मेंस में स्पेशली काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नर से रिलेटेड, डिस्क्रिशनरी पावर, सिचुएशनल पावर के बारे में। उसे हम डिस्कस करेंगे अलग से, प्री आस्पेक्ट कवर करेंगे, लेकिन मेंस आस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। 2024 के लिए हम एक स्पेशली अलग से क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो आपको पूछा जा सकता है। रिसेंटली अगर हम देखें पिछले 2 सालों में केरला गवर्नर और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में फ्रिक्शन चल रहा है। सिमिलरली तमिलनाडु और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में फ्रिक्शन चल रहे हैं रिलेटेड टू पेंडेंसी ऑफ बिल्स। ठीक है, गवर्नर्स इन स्टेट के एसेंट नहीं दे रहे हैं बहुत सारे बिल्स को। इस पर्टिकुलर इशू पे एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर रोल का वो आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट रूल के से रिलेटेड ही पूछा गया है। कई बार जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी रिसेंटली नया टर्म है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इन सारे पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल। क्या है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल पढ़ते हैं। The 2 states have approached the Supreme Court of India against the conduct of their governors, once again flagged the problem of political appointees in Raj Bhavan using their authority to delay the implementation of decision by elected regime if not undermine them. 2 स्टेट कौन कौन से स्टेट हैं? केरला और तमिलनाडु। ये दोनों ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट में। किसके कंडक्ट के अगेंस्ट में? गवर्नर के कंडक्ट के अगेंस्ट में। क्या कहा है उन्होंने कि गवर्नर अननेसेसरली जो बिल्स हैं उसे डीले कर रहे हैं, उसे एसेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो कि बेसिकली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अगेंस्ट है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, गवर्नर्स को कुछ पावर दी गई है। अगर वो चाहें तो बिल्स को रोक सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, वो पावर दी गई है, उसमें उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका कई बार गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होते हैं, मान लीजिए सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो ये सारी जो फ्रिक्शन वाले जो इश्यूज़ हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा आते हैं स्टेट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नर्स के बीच में। तमिलनाडु एंड केरला हैव क्वेश्चन द डिले इन ग्रांटिंग असेंट टू बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. Tamil Nadu is also agreed that proposal related to grant of remission to some convict और भी इश्यूज़ हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल पहला है कि कुछ लोगों को रेमिशन प्रोवाइड करना चाहती है, कुछ कन्विक्ट्स को, है ना, ऐसा करना चाहती है सरकार कि इन्हें रिहाई दे दी जाए, इन्हें माफ़ी दे दी जाए। वो गवर्नर जो है नहीं कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पे साइन। दूसरा, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सम फॉर्मर मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट्स टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैव नॉट बीन एक्टेड अपॉन। तमिलनाडु में
तीन और इशू अलग हैं, पेंडेंसी ऑफ बिल तो है ही, दूसरा रेमिशन टू सम कन्विक्ट्स है ना, वो भी अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है गवर्नर के द्वारा। दूसरा है अपॉइंटमेंट्स टू स्टेट पीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस में अपॉइंट कर रहे हैं जो हमारे सीएम साहब तमिलनाडु के, उसे भी अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट इशू है तमिलनाडु में वो क्या है, कुछ जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पुराने, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, उसका भी अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं आ रहे हैं कहाँ पर, तमिलनाडु स्पेशली में। केरला के जो इश्यूज़ हैं उसको समझते हैं। केरला में जो सबसे बड़ा इशू है वो है चांसलर क्या, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का, चांसलर नहीं वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का। जनरली है ना, हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी होती हैं उनके जो चांसलर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। तो उसके कारण उनका बहुत बड़ा रोल होता है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर में। ऐसा बहुत सारे यूजीसी का जो एक्ट है उसमें भी क्लियरली दिया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, उसमें जनरली बाय डिफ़ॉल्ट है ना, बाय कन्वेंशन गवर्नर क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। तो जनरली गवर्नर चांसलर होता है, तो उनका रोल बहुत बड़ा होता है वाइस चांसलर डिसाइड करने में। केरला गवर्नमेंट वाइस चांसलर जो है अपॉइंट करना चाहती थी, लेकिन जिनको वो अपॉइंट करना चाहती थी गवर्नर ने, जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने उनको अपॉइंट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बिल पास किया जिसमें उनकी पावर एज अ चांसलर कम करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये इश्यूज़ चल रहे थे केरला में। तो केरला वाला इशू आपको समझ में आ गया। ये दोनों इशू आपको एज अ एग्जाम्पल लिखने होंगे जब भी आप कोई भी चीज़ें लिखेंगे, है ना। करंट में क्यों चल रहा है, किस रीज़न से ये क्वेश्चन आया है, इस तरीके से इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। Governor appear to be hostile to the very idea of amendments to the university law if they seek to leave out chancellor. Invariably, the governor themselves from the process of appointing vice chancellor और स्टेबलाइजिंग न्यू यूनिवर्सिटी इन विच गवर्नर आर नॉट चांसलर। वो सारे बिल जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं और उसमें चांसलर गवर्नर को नहीं नियुक्त किया जा रहा है, इन सारे बिल में है ना डिले करने की, मतलब डिले किया जा रहा है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। तो ये बेसिकली जो आइडिया है जिसके कारण पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, तो ये दोनों इश्यूज़ चल रहे हैं। इसी के रिस्पेक्ट में अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्री एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं। प्री एस्पेक्ट क्या है, सिचुएशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर्स। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, सबसे पहली पावर तो क्या है, रिगार्डिंग बिल्स। ठीक है, और भी अलग अलग जो पावर है। पहली है रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में दी है, आर्टिकल 200 में। ठीक है, इसमें एक चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व की थी रिसेंटली, जब पेटिशन डाली गई दोनों स्टेट्स के तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व की उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 200 है उसमें आप रिजर्वेशन मतलब रिज़र्व कर सकते हैं बिल को, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्ट तुरंत करना पड़ेगा। आप रिज़र्व करना चाहते हैं, एसेंट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, जो भी आपको करना है, उसमें एक फ्रेज़ है एज सुन एज पॉसिबल अपेयरिंग इन आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन contains significant constitutional content which would have driven into sense of immediacy in considering bill। यहाँ पर जो 200 आर्टिकल है इसमें क्या लिखा है, जो भी डिसीजन लेना है एसएप लेना है एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब है ऐसे नहीं कि कोई भी बिल है आप जो है कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये किसका ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली ऑब्जर्वेशन रहा है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताना। तो रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशनरी पावर है। आर्टिकल 200 और 201 में जो है इसका जिक्र किया गया है। स्पेशली पावर जो कि हाई कोर्ट की पावर को कम कर रही हो, स्पेशली बिल जो हाई कोर्ट की पावर को कम कर रहे हो, उन सारे बिल्स को यहाँ पर रोकने का प्रावधान दिया गया है अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आप जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं, तो स्पेशली मेंस के आंसर में। दूसरा क्या है,
रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल 356 इन द स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में? 356। तो अगर कोई भी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, उसकी रिकमेंडेशन देनी है, तो एक रिपोर्ट देनी होती है विच इज़ अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, वही डिसाइड किया जाता है उसी से कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। थर्ड क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशनरी पावर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी। ठीक है, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। दिल्ली में देखो तो यही सरकार है, अभी रिसेंट बिल आया है, अगर आपने पढ़ा होगा, एक ऑर्डिनेंस पास किया है सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सर्विस एक्ट करके, वो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को एज अ गवर्नमेंट माना जा रहा है। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है, स्पेशली दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी में। अगर फोर्थ देखें तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात करें, इसके अंदर भी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर है ना। बहुत सारे बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में। ठीक, 371 आर्टिकल ABCD, इन सारे में भी गवर्नर की काफ़ी सारी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिचुएशनल पावर है। ठीक है, ये दो सिचुएशनल पावर है, बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशनरी है और ये दोनों सिचुएशनल है। ठीक है, सिचुएशन के कारण ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इन्हें डिस्क्रिशन, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ CM। जब भी हंग असेंबली होगी तो CM को अपॉइंट करने का कर्तव्य किसका होगा? गवर्नर का। और वो कैसे करेंगे? अपने विवेक से कर सकते हैं और उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता एनी कोर्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इफ़ लॉस्ट मेजॉरिटी। बहुत सारे स्टेट में ऐसा हो रहा है कि मेजॉरिटी लॉस्ट हो जाती है, उसके बाद जो है उसे डिसोल्यूशन करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नर की। तो बेसिकली उन्हें फ्लोर टेस्ट करना होता है ना, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस अंडर बोमई केस। ठीक है, बोमई केस 1992, उसमें क्लियरली कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट में ही डिसाइड होगा कि मेजॉरिटी लॉस्ट हुई है या नहीं हुई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और मेजॉरिटी लॉस्ट होती है तो उसके बाद वो डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, और सरकार नई वाली है ना, ये तो इनको तो डिसोल्यूशन कर देंगे और नई सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी को बुला सकते हैं या फ्रेश इलेक्शन करवा सकते हैं। ये सारी क्या हो जाएगी, हमारी पावर हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस। जो हमारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, discuss the issue of justiciability in the context of governor role in giving assent to bills passed by the legislature, state legislature। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी सकते हो। डिस्कस द इशू ऑफ जस्टिसिएबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर रोल इन गिविंग एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इश्यूज़ क्या हैं उसको अब लास्ट समझ लेते हैं, ज़्यादा इशू नहीं है, क्या है बात करते हैं। तो इश्यूज़ विद द पेंडिंग बिल्स। ठीक है, क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहला इशू है डिले इन डिसीजन मेकिंग, है ना। डिले इन डिसीजन मेकिंग से क्या हो रहा है, बेसिकली जो फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वो अफेक्ट हो रही है। कोई भी बिल पास किया जा रहा है, मान लीजिए वाइस चांसलर वाला या कोई नई यूनिवर्सिटी वाला बिल पास किया गया जिसमें चांसलर को, गवर्नर को एज अ चांसलर हटा दिया गया। अब वो पास ही नहीं होने देंगे तो नई यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी। तो जो भी डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, उसके कारण जो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वो अफेक्ट हो रही है, उसमें नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है, फर्स्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, बिल्स रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर एज अ वाइस चांसलर इन केरला। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप डालोगे, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, करंट से रिलेट करना ज़रूरी है। ये आपका ओपिनियन है और ये उसे जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट, एक एग्जाम्पल इज़ अ की फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। एक जो भी क्वेश्चन है, आप जो भी ओपिनियन दे रहे हो, उसमें एक स्टेटमेंट के साथ एक एग्जांपल देने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके ओपिनियन की कोई इज्जत नहीं है। नेक्स्ट है अगेंस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली एड एंड एडवाइस के अगेंस्ट में जाके ये सारी चीज़ें हो रही है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस जो है ज़रूरी होती है, उसी के बिहाफ में जो है गवर्नर को क्या करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है। तो गवर्नर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो है क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। थर्ड क्या है, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉ। यही हो जाएगी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पॉलिसी और लॉ में उसके इम्प्लीमेंटेशन में डिले होगा। फोर्थ है, गवर्नर यूजेज हिज पावर फॉर पॉलिटिकल रीज़न अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो जो गवर्नर हैं वो पॉलिटिकल रीजंस के कारण जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। वो भी कहाँ होता है जनरली ये प्रॉब्लम, जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे तमिलनाडु में अलग गवर्नमेंट है, केरला में भी अलग गवर्नमेंट है, दोनों जगह बीजेपी होती तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है आज़ादी के बाद से। जब भी सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, तो गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नमेंट है और गवर्नर के बीच में हमेशा से इश्यूज़ आ रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। ठीक, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। क्यों है अकाउंटेबिलिटी? क्योंकि गवर्नर विथहोल्ड कर रहा है बिल और उसे कोई रीज़न प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। ऐसा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिगिटी भी है, क्लियर कट नहीं दिया हुआ है। गवर्नर अपना विवेक यूज़ कर सकता है, डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है और उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस डिसीज़न को रीज़न नहीं पूछा जा सकता, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, इसका कई बार गलत इस्तेमाल भी किया जाता है गवर्नर के द्वारा। अब चूंकि आप किसी भी चीज़ का रीज़न नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसका आंसर देने के लिए वो बाध्य नहीं है। और आंसरेबिलिटी अगर नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज़ नथिंग बट आंसरेबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। ठीक, तो अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी कमी आएगी गवर्नेंस में। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। बेसिकली हो क्या रहा है? एक अपॉइंटी, ठीक है, गवर्नर इज़ अ अपॉइंटी। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अंडरमाइन कर रहे हैं किसके डिसीजन को? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजन को अंडरमाइन किया जा रहा है एक अपॉइंटी के द्वारा। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारा withhold bill by governor often viewed by public as a sign of inefficiency even the corruption in the government। ठीक है, तो इस तरीके से अगर विथहोल्ड किया जाता है तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो क्या बनता है कि ये जो सरकार है ये कॉम्पिटेंट नहीं है, दूसरी करप्ट गवर्नमेंट है, इसलिए पब्लिक परसेप्शन बन रहा है। इसी के कारण जो है दोनों स्टेट गवर्नमेंट कहाँ जा रही है? दोनों स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है, पेटिशन लगाई है और ये इशू को रिजॉल्व करना चाहती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इश्यूज हो जाएंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? टोटल 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन कंसिडर फिक्सिंग अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। ठीक है, बेसिकली क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? अभी जो पेटिशन की गई है उसमें वर्डिक्ट में एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकती है, 3 महीना, 6 महीना, जिसमें गवर्नर को एक्ट करना पड़ेगा। गवर्नर शुड एक्ट, है ना, जो भी उसे एक्ट करना है, यस नो, एसेंट देनी है, नहीं देनी है, प्रेसिडेंट के लिए बिल को रखना है, रिजर्व करके रखना है, जो भी डिसीजन लेना है ही शुड एक्ट इन 3 मंथ और 6 मंथ, है ना, कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट है डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू एड्रेस देयर इशू। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल है आर्टिकल 262। ठीक, इसके अंदर जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा रही है इसमें आप जो है ये सारे इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें बातचीत की जा सकती है सेंटर स्टेट में। और जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सरकारी और पूंजी कमीशन है, उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाना चाहिए, स्पेशली गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट उन्होंने क्या कहा था? एज ए न्यूट्रल पर्सन, जो न्यूट्रल हैं, जो कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं है, उनको, ऐसे लोगों को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। ठीक, तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के जो सीएम हैं उनका कंसल्टेशन भी ज़रूरी है इनके अपॉइंटमेंट में। तो इसको आप सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने इश्यूज़ बात कर लिए, वे फॉरवर्ड बात कर लिया, कुछ पावर्स बात कर ली। आर्टिकल याद रखना ज़रूरी है, सारे आर्टिकल मेंशन करना ज़रूरी है, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है द आईआईटीज आर ओवर कमिटेड इन क्राइसिस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको पूछी जा सकती है। मेंस में आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, उसमें आईआईटी का जो क्राइसिस है उसका जिक्र कर सकते हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया हायर एजुकेशन में, और उसमें जो आईआईटी से रिलेटेड जो क्राइसिस की बात की गई है उसे आप लिख सकते हैं, इसलिए ये आपको मेंस में इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे है वो बात करेंगे। बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है आर्टिकल आने का वो क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस आईआईटी की ओवरसीज़ खोली जा रही है, जैसे कि रिसेंटली यूएई में आईआईटी दिल्ली की एक ब्रांच खोली गई है। तो बेसिकली इंडिया क्या कर रही है? अपनी सॉफ्ट पावर लेवरेज करने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया में आईआईटीज़ ओपन किए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है
वहाँ पर जो है आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर लेवरेज किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो डेवलप की जा रही है। स्पेशली अफ्रीका में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके की सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रही है टू काउंटर चाइना। ठीक, तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है हमारा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात की गई है कि आईआईटी ओवर कमिटेड है और क्राइसिस में है, इसी कारण से ओवर कमिटेड है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। बेसिकली आर्टिकल क्या है? अब ब्रांच कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास हैज़ जस्ट ओपन इन जंजीबार एंड आईआईटी दिल्ली विल बी लॉन्चिंग प्रोग्राम फॉर्म इज अबू धाबी कैंपस इन 2024। शुरुआत में केवल 70 बच्चों को यहाँ पर लिया जा रहा है। जंजीबार की बात करें तो ये ब्रांच अफ्रीका में खोली जा रही है। यहाँ पर जो आने वाले बच्चे हैं, इंडियन डायस्पोरा के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं अफ्रीका में, और अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ के भी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। सारे लोग जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं। एक अलग से टेस्ट होगा, इनका इंटरव्यू होगा और उसके थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। जो कोर्सेज़ चला रही है फ़िलहाल, सिर्फ जो कोर्सेज़ हैं वो हैं बैचलर डिग्री इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमटेक इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो जंजीबार कैंपस में सिर्फ ये 2 कोर्स चलाए जा रहे हैं। पूरे दुनिया के लिए जो है ये ओपन है, बाहर ओवरसीज़ के लिए ये ओपन है। ठीक है, सारे स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें ओपन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया डायस्पोरा के लिए ये ओपन है। ठीक, तो ये बेसिकली नॉलेज आपको पता होना चाहिए प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कि पूरी दुनिया में जो है इंडिया अब क्या खोल रहे हैं? आईआईटी के कैंपसेस खोल रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब कैसे ये ओवर कमिटेड हो रहे हैं? अब पहला जो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर फैकल्टी कौन जाएगी। पहले ही फैकल्टी को इतना पैसा नहीं दिया जाता इंडिया में। ठीक है, जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन्हें बहुत पैसा तो नहीं मिलता है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सरकार जो है तय करती है, बहुत कम सैलरी होती है उनकी, ज़्यादा नहीं होती। स्टैंडर्ड लिविंग के लिए ठीक होती है लेकिन बहुत हाई सैलरी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा इशू है प्रोफेसर्स जो है यहाँ जाएंगे क्यों? पहली बात, ऑलरेडी जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी जो प्रोफेसर बचे हुए हैं आईआईटीज़ में, तो ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद भी अगर यहाँ से कुछ चले जाएं तो जो हमारे आईआईटीज़ हैं उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा? तो ये जो आइडिया है सॉफ्ट पावर वाला, ये उतना ज़्यादा सही नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में बात की जा रही है। जो ओवरसीज़ ब्रांच खोलने वाला जो आइडिया है ये इस वक्त सही नहीं है। पहले इंडिया में है ना जो आईआईटीज़ हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो न्यू आईआईटीज़ खोले गए हैं उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, फैकल्टी अपॉइंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर ओवरसीज़ में खोलने की आवश्यकता है। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इश्यूज़ विद द आईआईटीज़, जो नए आईआईटीज़ हैं वो फेल हो गए हैं हाई स्टैंडर्ड मीट करने में ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट होते थे वो ना, मेरे टाइम पे 7 आईआईटीज़ होते थे। इन आईआईटीज़ का क्रेज़ होता था अलग लेवल का, मतलब इस 7 आईआईटीज़ में जाना है, ये पैशन होता था बच्चों का। बहुत सारे बच्चे तो 10वीं 9वीं 8वीं इस समय से जो है आईआईटीज़ की तैयारी चालू कर देते थे, और ये 7 आईआईटीज़ ही आईआईटी माने जाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग नए आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पुरानी जनरेशन से पूछोगे, ठीक है, तो 90s की जनरेशन से पूछोगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि ये 7 आईआईटी ही आईआईटी हैं, बाकी नए आईआईटी तो हाँ ठीक है, ओके ओके। इवन कुछ एनआईटीज़ जो है न्यू आईआईटी से बेहतर हैं, ऐसा भी आपको रिव्यूज़ सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि न्यू 1 लाख प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज़। तो बेसिकली ये रीज़न है कि नए वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अच्छे से बनाए भी नहीं गए हैं, उसमें फैकल्टीज़ का कमी है। उसके बाद जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो नहीं है। तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा? और इन दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? 2021 की 22 की बात करें तो वैकेंसी रह गई है सीट्स भरने में 361 वैकेंसी यूजी में थी। न्यू आईआईटीज़ की बात की जा रही है ना, ओवरऑल आईआईटी की बात कर रहे हैं है ना। ओल्ड आईआईटी में तो चांस ही नहीं है कि वैकेंसी रहे। उसके बाद 3080 पीजी में वैकेंसी रही है, और 1852 जो है पीएचडी में वैकेंसी रही है। कहाँ पर? आईआईटीज़ में। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने टैलेंटेड लोग हैं, और उसके बाद भी आईआईटीज़ में वैकेंसी रह रही है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, आश्चर्यजनक वाली बात है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो नए आईआईटीज़ है उनका स्टैंडर्ड वैसा नहीं है, इसलिए लोग अब इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि ये नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इशू है वो है शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी।
ठीक है, जो सबसे बड़ा इशू है आईआईटीज़ में, इवन इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, वो है फैकल्टी का। टीचिंग फैकल्टी बिल्कुल नहीं है। एज अ टीचिंग प्रोफेशन हम बहुत ही अपने आप को ये मानते हैं कि बहुत ही ख़राब प्रोफेशन है। जब कुछ नहीं होता है तब टीचिंग की जाती है, उसे चूज़ किया जाता है। बहुत कम लोग परस्यू करते हैं अपना करियर एज अ टीचर। कितने लोग हमने सुना होगा कि ऐसे बोलें कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। हार्डली। इस प्रोफेशन को बहुत अंडरमाइन किया गया है, जबकि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बच्चों को पढ़ाना, है ना, एज ए गुरु और शिष्य वाला जो रिलेशन है, हालांकि वो कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन हमारे जो एंशियंट टाइम से अगर हम बात करें तो इसमें गुरु की जो रिस्पेक्ट है वो माता पिता से ऊपर मानी गई है। उसके बाद भी ये जो रीसेंट अगर देखें हम, तो टीचर का जो स्टेटस है वो काफ़ी अंडरमाइन हो गया है। अब उसी के कारण लोग परस्यू नहीं करते काय में, टीचिंग में, है ना। और उसका एक रीज़न क्या है, सैलरीज़ बहुत कम है। जो यंग माइंड है, टैलेंटेड माइंड्स हैं, जो आईआईटी से पढ़ के निकलते हैं, वो कितने लोग जो है फैकल्टी बनना चाहते हैं आईआईटी की। हार्डली। सब के सब कहाँ भाग जाते हैं, अपना करियर बनाने आईआईटी फील्ड्स में चले जाते हैं, बैंकिंग में चले जाते हैं, इन्वेस्टर बैंकर बन जाते हैं, करोड़ों कमाना चाहते हैं। कोई 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी महीने की नहीं कमाना चाहता। और इसी कारण से जो टीचिंग है ना, जो फैकल्टीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एक्चुअल में जो अच्छी फैकल्टीज़ हैं उनकी शॉर्टेज है ना। हमारे यहाँ पीएचडी करने वाले बहुत बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है कि वो बेसिकली यहाँ पर, है ना, इंटरव्यू दें और पास हो पाएँ, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएँ जो एक आईआईटी की फैकल्टी को करना चाहिए। अगर हम 2022 की बात करें तो टोटल 4370 वैकेंसी पोस्ट है। सैंक्शन कितनी है, 1881, मतलब ऑलमोस्ट हाफ वैकेंसी है आईआईटीज़ में। अब उसमें भी तुम कुछ लोगों को कहाँ भेज दोगे, बाहर, मद्रास से अबू धाबी। तो फिर यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, क्राइसिस बढ़ जाएगा, और जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण बर्डन जो है नेशनल ब्रांच में बढ़ेगा और ओवरसीज़ ब्रांच को सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है इश्यूज़ हैं जो इस आर्टिकल में बात की गई है। ठीक, अब लास्ट में जो बात कर लेते हैं, इट वुड नॉट बी एन एक्सैजरेशन टू से दैट IITs आर इन क्राइसिस, बिल्डिंग क्वालिटी इन द न्यू IITs इज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, एंड इन द लॉन्ग रन इफ दिस इज़ नॉट डन द प्रेस्टीज ऑफ एंटायर सिस्टम विल सफ़र। Maintaining faculty quality, attracting young professors committed to IIT idea and to the India's development are both serious tasks. Expanding the system domestically may not have been wise idea and building overseas branch campus are highly problematic. ठीक है, तो ये बेसिकली इसने सम अप करने की कोशिश की है। यही कहा है कि पहले इंडिया में नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा जो प्रोफेसर्स हैं बाहर से पढ़ के, है ना, नेशनल मूवमेंट के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद बाहर से बहुत लोग अट्रैक्ट हुए और आईआईटी के इस आइडिया को उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया, है ना। एज अ लोगों को, इंडिया को जो है डेवलप बनाने के लिए उनको पता था कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और आईआईटी के थ्रू वो किया गया। जो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जो सोच करके आईआईटी ओपन किया था, जो आइडिया था आईआईटीज़ का, वो जो है उस समय सक्सेसफुली क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी हुए बाहर से, जो यंग्स माइंड थे, जो टैलेंटेड माइंड थे, क्योंकि वो नेशनल डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं है यंग लोगों के पास, और वही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे अभी के आईआईटीज़ में। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था, पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है हाउ एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, द एविडेंस इन रिसर्च। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा ऐसे के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम अलग अलग डायमेंशन लिखते हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। मान लीजिए एनवायरनमेंट पे कोई आ जाता है, आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे है, तो आप उसमें जो इकॉनमी डायमेंशन है उसके बारे में आप इस आर्टिकल से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप कहाँ मेंशन कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। जनरली जो परसेप्शन है वो क्या है, इकॉनमी ग्रोथ होगी तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, इकॉनमी ग्रोथ कैसे हो रही है, इंडस्ट्री लगा के। इंडस्ट्री के कारण क्या हो रहा है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, धुआं से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ग्रोथ हो रही है इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ अदर वे राउंड की बात की जा रही है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो रहा है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए ग्रोथ रुक रही है, GDP लॉसेस बढ़ रहे हैं।
कैसे हो रहे हैं इसको हम समझते हैं इस आर्टिकल में। टोटल 4 एरिया हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एरिया है प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बियॉन्ड एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉय में टेंड टू ओवरवर्क टू कंपनसेट फॉर द लॉस्ट टाइम रिजल्टिंग इन बर्नआउट, attrition एंड डिफिकल्ट इन अट्रैक्टिंग टैलेंट। सेक्टर दैट रिलाई ऑन मेंटल आउटपुट लाइक इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर एक्स्ट्रा वनरेबल। तो सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लोग बाहर नहीं जाना चाहते, काम नहीं करना चाहते, लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो है लॉस हो रहे हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर लॉस होंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो जीडीपी कम होगी। तो बेसिकली ये पहला हो गया। दूसरा, जो वर्कर्स हैं जो मेंटल आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अपने जो नॉलेज इकोनॉमी के वर्कर हैं, आईटी वर्कर हैं, ये लोगों का रिसर्च में पाया गया है कि जनरली अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो इवन ये बाहर जाके भी काम कर रहे हैं या घर से भी काम कर रहे हैं, तब भी इनके जो ब्रेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और जो काम करने का ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 2019 में जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ था उस समय एक रिसर्च की गई थी, उसमें ये पाया गया था। ठीक है, तो वो भी एक्स्ट्रा वनरेबल हैं। जो लेबर कर रहे हैं बाहर कंस्ट्रक्शन में मज़दूर लोग, वो भी जो है वनरेबल हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट कर रहा है वो कंजम्पशन इकोनॉमी में। 2019 में भी सेम सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया था कि जो कंज्यूमर हैं वो बाहर नहीं निकलते पॉल्यूशन के कारण, जिसके कारण जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, स्पेशली क्लॉथिंग बाइज में या फिर बाहर जो है रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना खाने में। लोग बाहर नहीं जाएंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो जीडीपी नहीं होगी। समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस लाइफ स्पैन फॉर बिजनेस असेट। ठीक, तो जो बिज़नेस असेट हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होती है। किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड और जो भी पॉल्यूटेंट है वो डिग्रेड करते हैं बिल्डिंग की क्वालिटी को। बिल्डिंग जो बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को डिग्रेड किया जाता है उनके द्वारा, और इसलिए बहुत सारे जो एसेट हैं उसकी लाइफ भी कम होती है, जिसके कारण अल्टीमेटली जीडीपी का नुकसान हो रहा है, दोबारा से बनाना पड़ेगा, अलग से पैसा लगेगा। और नेक्स्ट है इकोनॉमी टोल फ्रॉम प्रीमेच्योर डेथ। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल लॉस हो रही है क्योंकि प्रीमेच्योर डेथ हो जा रही है लोगों की एयर पॉल्यूशन के कारण। उसके अलावा हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो कॉस्ट है हेल्थ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, है ना, जो सेविंग्स है उसको यूटिलाइज़ करेंगे काय में? अपने हेल्थ के खर्चे में। आउट ऑफ एक्सपेंडिचर जो पॉकेट का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सरकार जितने भी है वेलफेयर हैं, वेलफेयर एक्सपेंसेस हेल्थ से रिलेटेड, वो बढ़ा देगी। तो सरकार का जो पैसा है इन्वेस्टमेंट होने की जगह कहाँ जाएगा? वेलफेयर स्कीम्स में भी बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके बेसिकली क्या हो जाएंगे? जो पुअर एयर क्वालिटी है उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक, यही इस आर्टिकल में बात की गई है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला किया है। अगर आप रिपोर्ट चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं किस रिपोर्ट में कौन सा पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपको क्रक्स बता दिया है और यही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू, एन्जॉय योर डे। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो। टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पर जाके पीडीएफ पढ़ सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज ये टाइप करो और उसमें जो है ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजो, हम लोग आपको करेंगे ऐड। प्लस आप लोग जो लिंक दी हुई है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। चलो, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।